नमस्कार। प्लान टेक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लान टेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, कल ही बड़े जोर शोर से बातें चल रही थी। मैंने एक पर वीडियो बनाया था कि कैसे भारत ने $114 राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो भी मेड इन इंडिया, जी हाँ, मेड इन इंडिया राफेल एयरक्राफ्ट जो है बनाने का ये प्रपोजल जो है इंडियन एयरफोर्स ने जो है मिनिस्ट्री को दे दी है, डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दी है। और अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जिसको जो भी कहते हैं वो उस पर विचार करेगी और आगे की कार्रवाई उस पर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स की जो ये है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से गिरी है। ऑफिशियल हमारा सैंक्शन जो है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो 42 होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द टू फ्रंट सिनेरियो, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, लेकिन अभी भी एयर थ्रेट नहीं हमारे के लिए उतना ज़्यादा, तो चलो उसको एक्सक्लूड भी कर दें। तो टू फ्रंट जो है हमारे पास जो है चाइना एंड पाकिस्तान, इसको लेकर जो है बहुत पहले ही जो है इस पर काफ़ी विचार मंथन हुआ और ये डिसाइड किया कि 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए भारतीय एयरफोर्स की जो है। अभी हमारी स्ट्रेंथ 31 है, वो जल्दी ही 29 हो जानी है या हो चुकी होगी, क्योंकि 2 स्क्वाड्रन जो है मिग 21 बाइसन जो है वर्सन उनका जो है उसका जो है उसको रिटायर किया जाना था, शायद हो भी गया है। अभी कुछ दिन पहले तो आपने देखा होगा एयरफोर्स चीफ जो खुद गए थे गुजरात के नालिया एयर बेस पर जो है, और वहाँ पर उन्होंने मिग 21 बाइसन के वर्सन को उड़ाया था, खुद से फ्लाई किया था। लोग मानते हैं कि वो शायद उसका लास्ट था और ये 2 स्क्वाड्रन जो है स्क्रैप कर दी जाने हैं, क्योंकि बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन हो गए थे। बहुत फ्रिक्वेंटली जो है मैंने पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा मिग 21 जो है क्रैश किए हैं और हमारे बहुत से जाबाज पायलट्स जो हैं उनकी भी जान इसमें गई है। इसका कारण यही है कि भाई वो बहुत ही पुराना हो चुका है। 60s में वो लिए गए थे, एयरक्राफ्ट लिए गए थे, फिर भारत में जो है उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और लेट 80s तक जो है उसके प्रोडक्शन भारत में हुए और अब उनका वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनके स्पेयर्स मिलने मुश्किल हैं, उनका एयर फ्रेम जो है वो अपना लाइफ एक्सपायर कर चुका है, इसलिए अब उसको उड़ाना ज़्यादा दिन तक खतरे से खाली नहीं था। ऑलरेडी एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इनफैक्ट जो है उसको बहुत से सर्कल्स में जो है फ्लाइंग कॉफिंग भी बोला जाने लगा था, जो कि बड़ा ही एक डेरोगेटरी रिमार्क है किसी एयरक्राफ्ट के लिए जो है। तो अल्टीमेटली वो अपने वायुसेना से जो निकल रहे हैं या निकल चुके होंगे अभी तक 2 स्क्वाड्रन, तो आपकी जो है स्ट्रेंथ जो बच गई है हमारी 29, जो कि शायद बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन कह सकते हैं। जी हाँ, अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए कि आपको इन दोनों फ्रंट को ध्यान में रखते हुए जो है आपके पास 42 और बेयर मिनिमम है वो 42। आपके बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 50 प्लस होनी चाहिए। खैर एनीवे 42 भी हम अभी पहुंच जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसी सिलसिले में जो है वो 114 एयरक्राफ्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके जो है और भारत में उनका निर्माण हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत में निर्माण करने के अब कुछ माहौल इसलिए दिख रहे हैं बनते हुए। अभी आपने देखा हो कुछ महीने पहले बड़े जोर शोर से न्यूज आई थी, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें डसॉल्ट एविएशन जो है फ्रांस का जो राफेल बनाती है ये कंपनी, उसने अपने डसॉल्ट एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम जो होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो उसका फ्यूजलाज मेन बॉडी जो होता है, फिर उसमें इंजन फिट किया जाता है और पार्ट्स वगैरह जो कंपोनेंट्स एवियोनिक्स रडार्स ये सब फिट किया जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट का बॉडी जो कि उसका मेन पार्ट समझिए कि एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है
और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो यदि मजबूत ना हो और मतलब कि एक्सट्रीम स्ट्रेस को नहीं झेल पाए और कहीं उसमें प्रॉब्लम कुछ आ गई, कोई टूट गया, क्रैक्स आ गए, जब हाई मैन्यूवर होते हैं जहाँ 9G के 10G के फोर्स लगते हैं, उस समय यदि वो उसमें कहीं कोई डिफेक्ट आ गया तो समझिए कि आपका एयरक्राफ्ट और आपके पायलट की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए माना जाता है कि एरो स्ट्रक्चर्स बनाना जो है हवाई जहाज बनाने के में जो है इंजन के बाद सबसे कॉम्प्लेक्स जॉब है। जी हाँ, इंजन तो सबसे कॉम्प्लेक्स अपने आप में है ही, लेकिन उसके बाद यदि कोई जॉब है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो है एरो स्ट्रक्चर्स या फ्यूजलाज बनाना। और डसल्ट एविएशन ने जो है वो भारत के टाटा एडवांस सिस्टम्स को जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि हैदराबाद प्लांट में जो है उनको बनाना है राफेल एयरक्राफ्ट के जो है एरो स्ट्रक्चर्स यानी कि फ्यूजलाज। और पहला फ्यूजलाज जो उसमें बनकर निकलेगा ये कहा जा रहा है ये निकलेगा 2028 में, और उसके बाद फिर रेगुलर जो है वहाँ से स्ट्रक्चर्स बन के निकलेंगे। तो एक तो ये हो गया कि भाई आपके यहाँ एरो स्ट्रक्चर्स बनने का, पूरा फ्यूजलाज बनने का सिस्टम भारत में स्टैब्लिश हो रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट बनाने का एक बहुत बड़ा मतलब कि कंपोनेंट होता है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है ये अपने आप में। दूसरा, जो राफेल में जो है M88 इंजन्स लगे हुए हैं उनकी MRO फैसिलिटी भी जो है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल की फैसिलिटी भी जो है डसॉ एविएशन जो है वो हैदराबाद में ही लगाने जा रहा है। MRO फैसिलिटी बहुत बड़ी फैसिलिटी होती, छोटी मोटी फैसिलिटी नहीं होती, ये चीज ऑलमोस्ट एज बिग एज ए इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्योंकि उसमें कहने को तो ये जो है आपका इंजन रिपेयर, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो ऑलमोस्ट इट इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू इंजन। वर्चुअली उसमें सारे के सारे इंजन के पार्ट्स, इवन ए सिंगल स्क्रू को भी उसमें खोल करके जो है उसको देखा जाता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं उनमें, और उनको फिर जो है जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके स्कैनिंग की जाती है स्पेशल मतलब कि जो है डिवाइसेस से जो है कि उसमें उनमें कोई इंटरनल क्रैक्स तो नहीं आए हैं, कोई और डिफेक्ट तो नहीं नज़र आ रहा है, और यदि डिफेक्ट नज़र आता है तो उसको बदल दिया जाता है, नए उसकी जगह पर स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, और देन फिर पूरा का पूरा इंजन जो है रीअसेंबल करके और फिर वहाँ टेस्ट करके जो है, और तब जो है जो कस्टमर जिनका होता है उनको वापस किया जाता है। इट इज एज गुड एज मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू इंजन। उतना ही एफर्ट्स, उतना ही बड़ा मैन पावर, उतना ही बड़ा आपका फैसिलिटी, सारा कुछ उतना ही बड़ा रहता है। तो MRO फैसिलिटी बन रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट वो इंजन प्लांट नया बनाने के बराबर ही है। तो आपको डसॉ एविएशन कल यदि डिसाइड करता है कि M88 इंजन जो राफाल के हैं वो यदि भारत में बनने हैं तो उनको कुछ खास करने की जरूरत है, माइनर कुछ अपग्रेडेशन उस फैसिलिटी में कर देंगे, उनका जो है प्लांट चालू हो जाएगा। तो ये दो सबसे बड़े कंपोनेंट जो हैं, जो इंजन और फ्यूजलाज या एरो स्ट्रक्चर, ये दोनों यदि भारत में बनने का माहौल बन रहा है और उसके लिए जो है तैयारियां चल रही हैं, तो फिर एयरक्राफ्ट बनाना जो है, पूरे एयरक्राफ्ट को यहाँ तैयार करना जो है, ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम मुझे नहीं लगता है। और शायद इसीलिए डसॉ एविएशन जो है ये पहले से तैयारी कर रही थी भारत सरकार से, और इंडियन एयरफोर्स से उनके साथ बातचीत चल रही होगी बैकग्राउंड में, हम लोगों को पता नहीं चलता। और अब जब तैयारियां उस स्तर पर पहुंच गई है तो अब फाइनल किया गया कि यस, नाउ वी शुड गो फॉर 114 राफेल एयरक्राफ्ट एंड दैट टू मेड इन इंडिया। ये अपने आप में, और पूरी कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की 2 लाख करोड़, करीब करीब $25 बिलियन के आसपास में। 25 नहीं, थोड़ी कम होगी, 23-24 के आसपास में होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम माने एविएशन का मतलब कि जो है कॉम्बैट एयर का बनने जा रहा है भारत में, और इससे भारत को कितना बड़ा लाभ होने वाला है, कितना बड़ा हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम बनेगा, एक्सपर्टीज जनरेट होंगी, कितने जो है एंसिलरी इंडस्ट्रीज खुलेंगे, और दैट टू कि इनिशियल से ही, स्टार्ट से ही ये 60% इंडियन कंटेंट के साथ में आएगा। सिर्फ 40% जो है
स्पेशलाइज जो इक्विपमेंट है जो भारत में नहीं अभी बन रहे हैं या नहीं बन सकते तुरंत, वो फ्रांस से आएंगे। रेस्ट जो है आपको सारा का सारा यहीं से बनेगा, अवेलेबल होंगे, उन कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे और ये 114 एयरक्राफ्ट जो है आपका बनने को ये है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। इट इज़ ह्यूज, एक्सट्रीमली ह्यूज प्रोजेक्ट। लेकिन आज इस पर बात नहीं करते क्योंकि कल ही इस पर बात हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है पूरे डिटेल्स में जो है, इसलिए मैं बात नहीं, ये सिर्फ बैकग्राउंड में बता रहा था। लेकिन एक और चर्चा साथ में चल रही है बड़े जोर शोर से कि रसिया भी उतना ही इंटरेस्टेड है और बहुत कि एडवांस लेवल पर कोशिश कर रहा है वो कि रसिया का भी Su-57 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में जो है बनाया जाए। काफ़ी उनका जोर है इस पर और भारत सरकार से बातचीत चल रही है, बहुत तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं Su-57 को भारत में बनाने का। जी हाँ, ये Su-57 जो है रसिया का जो है लेटेस्ट जो है उनका एडवांस्ड स्टील्थ एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का, और अभी ये सिर्फ रशियन एयरफोर्स में ही है और लिमिटेड नंबर्स में 10, 15, 20 शायद होंगे उनके पास में, बहुत ज़्यादा नहीं उनके पास में भी है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। और रसिया की हालत अभी ऐसी है कि वहाँ पर एयरक्राफ्ट को जो है बहुत बड़ी संख्या में बना पाना, क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है और सब चीज़ होती है। थोड़ा रसिया की स्थिति भी यूक्रेन वार की वजह से जो है आप जानते ही हैं कि थोड़ी परेशानी में है, तो वो उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भारत में है कि भारत में ही हम बनाएं, और यदि कल को होकर के किसी देश में जो है से इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो उसको भारत से ही बनाकर एयरक्राफ्ट हम सप्लाई कर सकते हैं। और एक और कारण जो इसके पीछे मैं जो समझ रहा हूं, पिछले 3 सालों से हम रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं और उसकी पेमेंट जो है हमने रूबल मैकेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं हम उसको, और वो हम रूपी में उनको पेमेंट कर रहे हैं विद दिस एजम्पशन कि वो रूपी से जो है भारत से कुछ चीज इंपोर्ट करना चाहे तो उस रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा ही है, सिचुएशन ऐसी है कि रसिया भारत से बहुत कम सामान इंपोर्ट करता है, बहुत कम करता है। पिछले साल की फिगर को ले लें तो करीब करीब दोनों के बीच में जो ट्रेड हुई है वो करीब $70 बिलियन के आसपास में हुई है। उसमें $65 बिलियन वही ऑयल का है और थोड़ा वो डिफेंस का होगा। डिफेंस का अभी कोई खास प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है इधर, लेकिन $65 बिलियन के आसपास में हमने उनको से खरीदा है। उसके बदले में $65 बिलियन के इक्विवेलेंट में हमने रुपये दी है उनको, और उन्होंने जो है सिर्फ हमसे $5 बिलियन का जो है सामान इंपोर्ट किया है। नॉर्मल चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें होंगी, कुछ जनरल जो है यूज़ की चीज़ें होंगी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जूते चप्पल कपड़े गारमेंट्स ये सब हो सकते हैं। तो अब समस्या है कि रसिया के पास बहुत बड़ा आपको इकट्ठा हो चुका है रूपी का एक भंडार कह सकते हैं, रूपी का जो बहुत बड़ा एक चंक जो इकट्ठा हो चुका है, और रसिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या करे। अभी तो पिछले साल जो है उन्होंने काफ़ी बड़ा भारत के इक्विटी मार्केट में और अदर इंडस्ट्रीज में जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है ताकि वो रूपी उनको जो है उनका जो है उनके पास जो स्टॉक हो चुके हैं वो कम हो। लेकिन ये चूंकि ऑयल हम ले रहे हैं और डॉलर रसिया के साथ इस्तेमाल हो नहीं सकता और रसिया करना भी नहीं चाह रहा है, तो कभी कभी हम दिरहम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में हम युआन का भी इस्तेमाल करके रसिया से तेल ले रहे हैं। बट प्राइमरली हम जो है भारत जो कर रहा है वो क्या है, रूपी के थ्रू कर रहा है। तो उनके पास जो रूपी जो जमा हो रहा है उस रूपी का क्या करेंगे रसिया, शायद मेरा अपना मानना है कि वो Su-57 का जो भारत में निर्माण करना चाहते हैं नासिक फैसिलिटी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें जो है शायद उसमें रशिया अपना इन्वेस्टमेंट जो रूपी उनका है उनके पास में उस रूपी का इन्वेस्टमेंट करके जो है भारत में एक एसेट क्रिएट करना चाहते हैं। और कल को होकर के यदि कोई देश खरीदना चाहे Su-57, चूंकि Su-57 अभी पिछले 10 सालों से 12 सालों से आप देखेंगे कि टेस्ट वेस्ट चल रहा है बड़ा एक्टिवली जो है, और अब थोड़ा मैच्योरिटी उसमें आई है। इनिशियली तो
बड़ा मतलब कि इसके साथ खराब एक हुआ था कि इनका फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है बना था, जो रशियन एयरफोर्स को डिलीवर होना था, वो इट्सेल्फ डिलीवरी के पहले ही क्रैश हो गया था टेस्टिंग के दौरान ही। तो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी, और साथ साथ जो है उनको उनके पास जो है अब जो है फंड्स की भी कमी है। तो मतलब कि जो अभी तक जो है उनको कोई इंटरनेशनल कस्टमर तो नहीं मिला है Su-57 के लिए, और भारत जब तक नहीं लेगा तब तक शायद दुनिया का दूसरा देश भी शायद नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूं, आप याद करें राफेल को। राफेल जो है पिछले 17-18 सालों से जो है फ्रेंच एयरफोर्स में काम कर रहा है, 2005-6 के आसपास से कर सकते हैं, 4-5 से जो है बना तो 90s में ही, लेकिन टेस्ट वेस्ट बड़े पैमाने पर जो है फ्रेंच एयरफोर्स में जाने लगा कब से, ये 2003-4-5 के आसपास से जो है। और उनके नेवी में भी ये है, यही सी का मरीन वेरिएंट है जो उनके एयरक्राफ्ट के लिए चार्ल्स डगॉल से जो है ऑपरेट करता है। जबकि राफाल जो है वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, मतलब कि जो है 4.5 जनरेशन, कोई 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो उस टक्कर का नहीं है। जी हाँ, आप F-16 को ले लें, यूरोफाइटर टाइफून को ले लें, हाँ यूरोफाइटर टाइफून भी जो काफ़ी कैपेबल है, कह सकते हैं कि राफेल के बराबर है, लेकिन उससे ऊपर तो नहीं है। और ग्रिपेन को ले लें, चाहे किसी को भी ले लें, राफेल के टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि दुनिया के देशों को भरोसा नहीं था कि भाई राफेल जैसे एयरक्राफ्ट को जो है, जिस पर सिर्फ फ्रेंच इस्तेमाल उसको करते हैं, तो कैसे भरोसा करें कि ये अच्छा एयरक्राफ्ट, जबकि वो वार टेस्टेड था। कई एक वार में जो है वो मिडिल ईस्ट के वार में भी है, लीबिया के वार में इस्तेमाल हुआ था, बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं लोगों को आ रहा था। लेकिन जैसे ही भारत ने 2016 में डिसाइड किया 36 एयरक्राफ्ट लेने का, उसके बाद भाई साहब रफाल के पास आज इतने ऑर्डर्स हैं कि आज आप उनको ऑर्डर दें तो 10 साल से पहले आपको एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक लिमिटेड है। शायद 24 एयरक्राफ्ट बनाते हैं साल में जो है, और उनके पास 200 से ज़्यादा के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अभी 200 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बहुत से हैं। कतर ने ऑर्डर दिया है, आपको कतर को शायद मिल भी चुका है, यूएई का ऑर्डर है, इजिप्ट का ऑर्डर है, इंडोनेशिया का है, और भी कई मैंने ग्रीस का ऑर्डर है, बहुतों का ऑर्डर है। ये कब हुआ? जब भारत ने जो है इंडियन एयरफोर्स ने उसको लेने का डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स क्या है, क्या क्वालिटी है इंडियन एयरफोर्स की जो है। आपने देखा हो कैसे जैसे बालाकोट अटैक के नेक्स्ट डे जो है, एक दिन बाद जो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स का बहुत लंबा चौड़ा बेड़ा जो है भारत की तरफ अटैक करने के लिए आया। भारत ने डिफेंड करने की कोशिश की, और बहुत ही पुराने 60s के दौरान के जो है MiG-21 से जो है अभिनंदन जो है विंग कमांडर अभिनंदन ने जो है अमेरिका के जो है F-16 को मार गिराया था। तो भारतीय एयरफोर्स की कैपेबिलिटी दुनिया जानती है, और भारतीय एयरफोर्स जो है, या भारत की कोई भी नेवी या आर्मी को भी ले लें, ये कोई भी प्रोडक्ट खरीदती हैं, कोई भी इक्विपमेंट खरीदती हैं, तो उसको इतनी रिगरस टेस्टिंग होती है। उसकी टेस्टिंग डेजर्ट में होगी, उसकी टेस्टिंग हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में होगी, वहाँ फिर मतलब कि सिक्किम में होगी, बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर पर भी जरूरत पड़े तो वहाँ पर भी कर लें। इतने माने एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो उनका जो है टेस्टिंग करती है, और उसकी कैपेबिलिटीज़ को जांचती है, तभी वो खरीदती है। इसलिए रफाल का जैसे भारत ने ऑर्डर दिया, उसका झड़ी लग गई ऑर्डर्स की, और लगते ही जा रही, अभी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके पास में। इसीलिए हमें लगता है कि भारत और फ्रांस दोनों ने डिसाइड किया कि भारत के ऑर्डर्स को भारत को जल्द उसकी जरूरत है, और शायद यदि प्लांट लगाने डिसाइड हुआ तो 3 साल के अंदर प्लांट लग करके शायद रोल आउट होना शुरू हो जाए। इसलिए जो है फ्रांस को भी लग रहा है कि अब भारत में ही इन्वेस्ट करना बेहतर है, इसलिए वो आ रहे हैं। लेकिन ACO से 57 साथ भी यही स्थिति है। अभी तक उनको किसी भी तरह के कोई कस्टमर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स वो नहीं मिला है उनको। वो इजिप्ट के साथ ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि जो है इंडोनेशिया के साथ ट्राई किया, उन्होंने मलेशिया के साथ ट्राई करा, भारत के साथ ट्राई करने, बट गिवन द सिचुएशन, एक तो है कि यूक्रेन वार की वजह से रशिया पर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं लोगों ने कि ऐसे भी देश उनके पास नहीं जाना चाह रहे हैं। कहाँ लफड़े पड़े, कैसे पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, बहुत तरह की बातें हैं। कहीं अमेरिका सैंक्शन लगा दे, तो रशिया को एकमात्र रास्ता दिख रहा है कि इंडिया।
इंडिया यदि उसको ले लेता है तो समझ लीजिए कि उसके बाद जो है उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो जाएगी और फिर कई देश जो उसमें लेने में इच्छुक होंगे। यही हाल हुआ था सुखोई 30 का जो है। सुखोई 30 बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट, बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, जितने ही मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट है। और भारत ने जब डिसाइड किया कि नहीं 272 लेने का, कुछ रशिया से डायरेक्ट आएंगे और फिर कुछ भारत में, उसका 200 के लगभग में 200, 250, 250 के लगभग भारत में बनेंगे। इसके बाद जो है आप सुखोई 30 का देख लें, मैंने बहुत से हैं, मलेशिया के पास में है, इंडोनेशिया के पास है, भारत के पास तो है ही, आर्मेनिया के पास में है, कजाकिस्तान के पास में है, बहुत से देशों के पास में है, कोई गिनती नहीं है। जो भी रशियन ब्लॉक के हैं उनके रशिया से जिनका संपर्क रहता है उन्होंने लिया है। और सुखोई 30 को तो भारत ने खरे मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया है कि वो लगता ही नहीं कि सुखोई 30 है। इट हैज बिकम ए इंटायरली डिफरेंट एयरक्राफ्ट। जी हाँ, उसमें सारे रशियन एवियोनिक्स और जो है मिसाइल्स, इंडियन और रशियन मिसाइल्स और हथियार लगाकर इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। इट इज़ मच कैपेबल देन द व्हाट रशिया इज यूजिंग द Su-30। तो रशिया जो है Su-57 के लिए बहुत डिस्परेट है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया एयरक्राफ्ट जो है, और वो चाहते हैं कि भारत में इसका निर्माण हम करें। और निर्माण करने के बाद जो है भारत इंडिया के एयरफोर्स में 10, 20, 50, 20 को ले लेती है तो इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बन जाती है। और देन रशिया कैन एक्सपोर्ट इट टू सो मेनी कंट्रीज, और रशियन डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे सपोर्ट मिलेगा। और साथ साथ जैसे मैंने बताया उनके बहुत ज़्यादा उनके पास रुपये का जो है स्टॉक जमा हो चुका है उनके अकाउंट में, जो है पोस्टर अकाउंट में। तो वो भी चाह रहे होंगे कि उस रुपये से जो भी को यहीं भारत में इन्वेस्ट कर दिया जाए, और इससे जो प्रॉफिट होंगे वो बाद में देखा जाएगा। जब सैंक्शन हटेगा तो डॉलर में लेंगे, कहाँ से लेंगे, कुछ दूसरे तरीके से लेंगे, या गुड्स में ले लेंगे भारत से, जो है शायद ये सोच रहे होंगे। तो रशिया ने बहुत तेजी से लोग यहाँ तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी टीम आ चुकी है भारत में, और नासिक प्लांट को वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। क्योंकि इसके साथ एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि नासिक प्लांट में हम लोगों ने करीब 200 से ऊपर, 225 के आसपास में जो ऑलरेडी जो है Su-30 MKI हम लोगों ने बनाया है, और वो बनाने की फैसिलिटी वहाँ पर है। अभी आइडल है लेकिन वो फैसिलिटी है वहाँ पर। माइनर मॉडिफिकेशन करके जो उसके असेंबल करने के लिए जो जिग होते हैं एयरक्राफ्ट के राउंड देखे उन सब प्लेटफॉर्म उसमें फिट कर दिया जाता है, और उसी पर चढ़ करके जो एयरक्राफ्ट पर काम किए जाते हैं, और कुछ टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ लग जाती है। ये सारी चीज़ें जो इसको जिग बोलते हैं, वो जिग ही मेन होता है जहाँ पर एयरक्राफ्ट असेंबल होता है। 10 एयरक्राफ्ट का बनाने की फैसिलिटी वहाँ पर यदि है तो वहाँ पर 10 जिग लगे होंगे। तो एक बार शुरू हुआ काम तो 2-4-6 महीने में जो है एक एयरक्राफ्ट एक जिग से निकल करके आता है। तो शायद रशिया, मुझे लगता है कि ये देख रहा है कि भारत में हम इन्वेस्ट कर दें, और भारतीय एयरफोर्स यदि कुछ एयरक्राफ्ट हमारे ले लें तो हमारी इस एयरक्राफ्ट को जो इतने खर्च करके इतने मेहनत से हमने बनाया है, इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, और रशियन मतलब कि जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए रशियन टीम जो है वहाँ नासिक, शायद लोग बता रहे हैं कि आ चुके हैं, और वो पूरी तरह से उसको इंस्पेक्ट कर रही है कि एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी थी उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, और उसमें जो है इसका प्लांट का बनाने का। हालांकि भारत सरकार से कोई इस पर अभी नहीं आया है, या एयरफोर्स ने भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये चल रहा है। तो अब समझते हैं हम लोग कि क्या ये एयरक्राफ्ट क्या भारत के लिए कितना सुटेबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी राफेल के बारे में ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं कि हमें 114 राफेल चाहिए। तो फिर रशिया का ये Su-57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्या हमारे लिए एक सुटेबल मतलब कि जो है ये है। Su-57 को देखें तो रशिया ने इसको बनाया है एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट, स्टील्थ एयरक्राफ्ट के फॉर्म में बनाया है। साइज में भी काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, बहुत हेवी लोड ले जा सकता है, ट्विन इंजन का है। इसमें इंजन जो है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ मतलब आता है, और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है, 2D नहीं है, जो कि रैप्टर F-22 में अमेरिका का उसमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग, जिसमें सिर्फ ऊपर नीचे थ्रस्ट को जो किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है
ऊपर नीचे और अगल बगल किसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आप थ्रस्ट को जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं थ्रस्ट वेक्टरिंग के दौर से जो है, और ये इस एयरक्राफ्ट को हाईली मैन्यूवरेबल बनाता है। जी हाँ, रशियन एयरक्राफ्ट जितने होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक तो मानना पड़ेगा आपको, एवियोनिक्स में रडार में शायद वो पीछे हों वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से, लेकिन जस्ट एज ए एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म ले लें आप, उसकी एजिलिटी, उसका मैन्यूवरेबिलिटी जो है और रिलायबिलिटी जो है, उसमें जो है मैं कहता हूं कि ये किसी भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से बेहतर है। आप SU-30 MKI को ही ले लीजिए, उसकी एवियनिक्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, मिशन कंप्यूटर, एवियोनिक्स, रडार तो अभी नहीं चेंज हुआ है, वो भी चेंज हो रहा है। ये सब भारत चेंज करके उसको इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट बना दिया है कि आप सोच नहीं सकते। तो रशियन प्लेटफॉर्म्स एज ए कह सकें कि एयरक्राफ्ट जो है बहुत अच्छे ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन वो सबसे प्रॉब्लम उनकी होती है कि उनकी एवियोनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, रडार्स हैं या अदर सेंसर्स उसमें लगे हुए थे, इंफ्रारेड रिसर्च एंड ट्रैक है या अदर सेंसर्स जितने भी हैं, वो सब उस मामले में रसिया थोड़ा पीछे पड़ता है। तो SU-57 को जो है रसिया ने एक एज ए स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है, लेकिन इसको कंपेयर करें हम अमेरिकन जो है F-35 से या F-22 से जो है, तो जैसी कि रिपोर्ट बताती है कि SU-57 का फ्रंटल स्टील्थ जो है वो तो अच्छा है, ठीक है, मतलब इज गुड इनफ कि इसने रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा कर दिया है यदि फ्रंट से देखें तो, लेकिन उसका रियर जो है और साइड का जो उसका जो स्टील्थ है ये उतना कारगर नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि इसमें भी बहुत से एडवांस कंपोजिट्स और ये सब इस्तेमाल किए गए हैं, मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं, रडार एब्जॉर्बिंग पेंट्स वगैरह का इसमें काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका फ्रंटल जो वो है उसमें तो वो रशिया इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी हद तक जो है, मतलब आगे से आप उसको एयरक्राफ्ट आ रही है आपकी तरफ, आप आगे से डिटेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत रडार क्रॉस सेक्शन कम है, काफ़ी छोटा है, मतलब कि स्टिल काम कर रहा है। लेकिन उसको दोनों साइड से देखें, चाहे पीछे से आप कोई रडार उसको ऑब्जर्व करे, तो उसमें लगता है कि स्टिल उतना काम नहीं कर रहा है। ये एक ड्रॉबैक है आपको रशियन एयरक्राफ्ट मैंने SU-57 का। प्लस ये काफ़ी बड़ा है साइज में, अपने आप में बड़े होने का अपने फ़ायदा भी है, लेकिन नुकसान भी है कि बड़े होने से आपका क्रॉस सेक्शन ऐसे ही बढ़ जाता है और स्टिल से आप पूरी तरह से कम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्टिल में समस्या थोड़ी है। इस एयरक्राफ्ट की इंजन जो है वो अपने आप में अभी भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी जो रसिया ने पहले शुरुआत में जो है उन्होंने क्या किया था, शुरुआत में जो है उन्होंने AL-41 इंजन इसमें लगा के इसको टेस्ट किया है सब कुछ जो है। अभी भी AL-41 का एक एडवांस वर्जन है AL-41F1। AL-41 जो है AL-31FP इंजन जो लगा हुआ है आपके सुकोई 30 MKI में, उसी इंजन का और एडवांस वर्जन है, ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा कैपेबल इंजन है, और उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी AL-31FP से कम है। उसी AL-41 एयरक्राफ्ट से जो है इंजन से जो है इन्होंने SU-57 को स्टार्टिंग में उड़ाया था, टेस्ट वेस्ट भी उसी से हुआ है, लेकिन वो एक स्टिल्थ एयरक्राफ्ट के लिए जो है जहां पर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है, क्योंकि स्टिल्थ एयरक्राफ्ट की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि न सिर्फ वो रडार पर इनविजिबल हो जाए और न सिर्फ इंफ्रारेड जो सिग्नेचर उसका कम हो जाए, बट इसके साथ साथ एक और कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, इसको बोलते हैं सुपर क्रूज। जी हाँ, सुपर क्रूज उसको बोलते हैं कि विदाउट यूजिंग द आफ्टर बर्नर ऑफ द इंजन एयरक्राफ्ट शुड ट्रेवल इन द विथ सुपरसोनिक स्पीड। जी हाँ, आपके नॉर्मल जो 4.5 जनरेशन या ये सब के एयरक्राफ्ट होते हैं वो सुपरसोनिक बहुत कम समय के लिए रहते हैं। ये वो थियोरेटिकली उनका मैक्सिमम स्पीड है, जो उस स्पीड पर कभी कभी जाते हैं, इमरजेंसी जब ऐसी आती है, या तो टेक ऑफ करते समय आपको जरूरत पड़ती है उसकी,
या कोई डॉग फाइट हो रही है, वैसी सिचुएशन है जहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से आपको जल्दी निकलना है, बहुत तेज़ मैन्यूवरिंग करनी है, तो वहाँ पर इस्तेमाल क्योंकि वो थोड़े देर के लिए ही इस्तेमाल, 1-2 मिनट के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं आफ्टर बर्नर को तो इंजन डैमेज हो जाता है। तो आपको यदि सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी तक उड़ना है तो आपका इंजन ऐसा होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए सुपर क्रूज कर सके, यानी कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेजी से जो है ये उड़ सके। दैट इज कॉल्ड सुपर क्रूज विदाउट यूजिंग द आफ्टर बर्नर। तो ये AL41 में थोड़ा डाउट था कि भाई सुपर क्रूज कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन बाद में उन्होंने फिर उसको मॉडिफाई करके AL41 F1 इंजन उसमें डाला है और ये सुपर क्रूज अभी एट प्रेजेंट कर सकता है। जी हाँ, ये सुपर क्रूज कर सकता है और मैक्सिमम स्पीड जो उसकी सुपर क्रूज की कंडीशन में होगी इसकी 1.3 मैक की। वैसे हाईएस्ट इसकी स्पीड जो बताई जाती है वो 2 मैक की, 2 मैक की। और इसका जो सर्विस सीलिंग है 65,000 फीट तक, काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी अच्छी सीलिंग है इसकी, 65,000 फीट तक ये जा सकता है। और इसकी कॉम्बैट रेडियस जो होती है वो कॉम्बैट रेडियस है करीब करीब 1500 किलोमीटर, मैंने 1500 किलोमीटर दूर तक जाकर के वहाँ पर अटैक करके वापस भी आ सकता है। तो दिव्य क्वाइट डिसेंट, जी हाँ क्वाइट डिसेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप F-35 वगैरह देखे थे बहुत कम है, 400-500 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, जाकर के लड़के वापस आ सकते हैं। क्योंकि फ्यूल का वो छोटा एयरक्राफ्ट है, फ्यूल उसमें उतना नहीं हो सकता। ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल आ सकता है। तो ये 15 से 100, कुछ जगहों पर उसको 1900 भी बोला गया है। वैसे 1500 ज़्यादातर जगह पर, कई जगहों पर उसका स्पेसिफिकेशन 1900 किलोमीटर की बात की जाती है, बट 1500 ही भी इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली गुड, मतलब जो है कॉम्बैट रेडियस। तो हम लोग इंजन की बात कर रहे थे। इंजन जो है इनका जो AL41 F1 इंजन जो अभी है, इसको ये भी टेम्पररी है, इसमें ये इंजन भी बदला जाना है। और अल्टीमेटली इसके लिए जो इंजन बनाया जा रहा है, इसको बोला जाता है इसडेलिए 30 इंजन जो है इसके लिए डेवलप हो रहा है। ये रशियन नाम है, लेकिन इसको नया नाम एक दिया गया है, थोड़ा हमारे आपके समझने के लिए या लोगों को समझने के लिए AL51 F1 इसको नाम दिया गया है। इसडेलिए 30 इंजन है ये, इसको जो है नॉर्मल नोमेनक्लेचर के लिए AL51 F1 बोला जा रहा है। ये जब इंजन लग जाएगा इसमें, तब माना जाएगा कि ये रसिया ने फाइनली इस एयरक्राफ्ट को अपने जो डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो इसके लिए स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ था उसमें रसिया ने इसको बना लिया है वहाँ तक। क्योंकि अभी तक इंजन जो चल रहा है वो टेम्पररी इंजन है, वो परमानेंट इंजन नहीं है, वो अभी फिलहाल के लगाया गया है। बट इट वाज नॉट मतलब कि डिजाइन टू हैव दैट इंजन, बिकॉज इसको और ज़्यादा थ्रस्ट की इंजन की जरूरत है ताकि वो सुपर क्रूज करा सके उसको और उतनी पावर जनरेट कर सके कि उसके जो एडवांस एवियोनिक्स और इन सबों को जो ज़रूरत पड़ेगी। खासकर इसमें AESA रडार है और बहुत बढ़िया एक दिया गया है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी दिया गया है बिल्ट इन। ये नहीं कि बाहर से कोई पॉड लगा करके, नहीं, बिल्ट इन बॉडी के अंदर में ही लगा हुआ है। और बहुत से सेंसर, एडवांस इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च कैपेबिलिटी भी दी गई है, जिसमें कि आपको बिना रडार ऑन किए ही जो आप 100-150 किलोमीटर तक किसी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन इंफ्रारेड सिग्नेचर पर जो है। साथ साथ आपको नया इस इंजन AL51 क्यों चाहिए? बिकॉज कि इट इज़ नॉट ओनली द रडार सिग्नेचर जिसको आप सप्रेस करते हैं किसी एयरक्राफ्ट को स्टील्थ बनाने के लिए, बट आपको थर्मल सिग्नेचर भी कम करना पड़ता है। जी हाँ, आप आज के दिन में इतने सेंसिटिव और इतने एडवांस्ड मतलब कि जो है हीट सीकिंग मिसाइल या इंफ्रारेड वाली मिसाइल्स आ चुकी हैं कि आपके इंजन के हीट को पकड़ करके लंबी दूरी से आपका पीछा करके आपको मार गिरा सकते हैं। और एयरक्राफ्ट के इंजन के थर्मल सिग्नेचर को सप्रेस करना इज नॉट ए जोक। मैं साफ बात बताता हूँ, एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर में 1800 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है और जो एग्जॉस्ट निकलती है वो भी उसी टेम्परेचर का होता है। और उसको जो है आपको एग्जॉस्ट में को बाहर निकलने से पहले ही आपको उसको कूल ऑफ करना पड़ता है। जी हाँ, कूलिंग करनी पड़ती है
बड़ी ही कॉम्प्लेक्स में टेक्नोलॉजी है, आसान नहीं है। किसी एयरक्राफ्ट के इंजन का जो है थर्मल सिग्नेचर कम करना, इट इज़ नॉट ए जोक। तो उसमें रसिया कितना सक्सेसफुल हुआ है ये अभी तक नहीं पता है। जैसे F-35 वगैरह को ले लें तो उनका थर्मल सिग्नेचर सप्रेशन बहुत बढ़िया है, काफ़ी उन्होंने कम किया है। लेकिन रसियन जो है उनका AN-41F1 जो अभी जो चल रहा है उसका तो नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है उसका थर्मल सिग्नेचर सप्रेशन का जो है। अब जो है AN-51F1 जो जिसकी बात हो रही है, जो फाइनल उसका ओरिजिनल इंजन है कि यही इंजन डिजाइन था इसमें लगने के लिए, वो अभी टेस्टिंग फेज गुजर रहा है। उसमें कितना थर्मल सिग्नेचर को सप्रेस किया गया है ये देखने वाली बात होगी। जब वो आ जाएगा पिक्चर में, एयरक्राफ्ट में लग जाएगा और वो टेस्ट होगा तब पता चलेगा। तो ये एक डाउटफुल मतलब कि जो है पॉइंट है जिस पर पे SU-57 खरा नहीं उतर रहा है। चूंकि आप स्टेल्थ क्लेम कर रहे हैं तो स्टेल्थ की जो फीचर्स उसमें होने चाहिए, एक तो आपका रडार सिग्नेचर जो है वो बहुत कम होना चाहिए, देन आपके जो है थर्मल सिग्नेचर वो भी कम होने चाहिए, और साथ साथ वो सुपर क्रूज करना चाहिए। कम से कम ये 3 चीजें तो आपको मैच करनी ही पड़ेंगी, तभी आपका वो एयरक्राफ्ट जो है स्टेल्थ कहलाया। एवियोनिक्स वगैरह सब तो बाद की चीजें हैं। एवियोनिक्स तो आप बदल सकते हैं, लगा सकते हैं, रडार कल और पावरफुल आ जाएगा वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका इंजन उसको सुपर क्रूज करा सकता है। आपके इंजन के एग्जॉस्ट को जो है उसके थर्मल सिग्नेचर या इंफ्रारेड सिग्नेचर को आप सप्रेस आपने सफिशिएंटली किया है, और आपका जो है रडार सिग्नेचर को आपने कितना रिड्यूस किया है। दीज 3 पॉइंट्स आर वाइटल फॉर डिक्लेयरिंग एनी एयरक्राफ्ट एज एन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। मुझे लगता है कि रसिया को इस पर और भी काम करने की जरूरत है। रसिया ने थोड़ी जल्दीबाजी, मुझे लगता है कि चूंकि उनका टेक्नोलॉजी के मामले में, मैंने कहा ना कि एयरक्राफ्ट बनाने में माहिर हैं, उससे बढ़िया एयरक्राफ्ट दुनिया में बहुत कम लोग देश बना पाते हैं, लेकिन उनकी जो है ये सब टेक्नोलॉजी जो है जिसमें रडार वगैरह है, उसके जो थर्मल सिग्नेचर सप्रेस करना, रडार प्रोसेसन घटाना, कम कर रखना, इन सबों में रसिया अभी भी पीछे है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जिस पर थोड़ा सा लगता है कि रसिया को कुछ और काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो है SU-57 जो प्रेजेंट फॉर्म में है अभी, ये आपका SU-30 MKI जो भारत का है में है उससे कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। SU-30 MKI में भी है, इंडियन एयरफोर्स और भारत ने जो प्लान किया है कि इसका भी जो है रडार जो अभी पेसा रडार है उसको जो है बदल करके जो है विरूपक्ष जो है AES रडार जो है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES लगा दिया जाएगा। इट विल बी मच सुपीरियर देन एनी एयरक्राफ्ट मतलब रडार इन द वर्ल्ड। जी हाँ, 2600 TR मॉड्यूल के साथ में कोई एयरक्राफ्ट जो है दुनिया में AES रडार किसी के पास में नहीं है। तो समझ सकते हैं इसकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर तक हो सकती है, और भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त उसकी जो है सर्च एंड ट्रैकिंग और जो है इंगेज करने की कैपेबिलिटी होगी। 2600 TR मॉड्यूल्स तो नॉर्मली बड़े अच्छा से एयरक्राफ्ट किसी 1200, 1400, 1500 होते हैं। 2600 TR मॉड्यूल साथ में जो विरूपक्ष रडार तैयार जो किया जा रहा है वो सुखोई 30 MKI में लगेगा। तो आप समझ सकते हैं इसकी कैपेबिलिटी। हमने इसकी सारी एवियोनिक्स चेंज कर दी है, सारा इनका जो है इंडियन मतलब कि जो है मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स वगैरह जो है उसमें इंटीग्रेट कर दिए गए। इजरायली जो है सारा एवियोनिक्स, और इसमें जो है इजरायली जो है आपको मिसाइल्स वगैरह भी इसमें इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। इजरायली एवियोनिक्स जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है वो भी बदल दिया गया है। अब हम उसका इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च को भी बदलने वाले हैं, एडवांस वर्जन जो भारत में बना हुआ है। तो हमने वर्चुअली इसको बहुत ही एडवांस कर दिया है, और ये 4.5 जनरेशन से भी ऊपर का एयरक्राफ्ट लगता है यदि कैपेबिलिटी वाइज देखें तो अब मुझे नहीं लगता कि SU-57 ले करके भारत को कोई एडवांस होगा। हाँ, ये कह सकते हैं ठीक है कुछ और एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे तो आपका जो है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑल राइट। बट मुझे लगता है कि प्रेजेंट फॉर्म में जो SU-57 है, ठीक है, उसका एक एडवांटेज तो है कि उसमें कंपोजिट्स मटेरियल काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं जो कि SU-30 MKI में नहीं है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब एट प्रेजेंट जो है कोई बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा उससे। रादर जो राफाल छोटा होने के बावजूद भी
आपको Su-30 MKI ज़्यादा लोड उठाता है और रडार क्रॉस सेक्शन भी उसे काफ़ी कम है। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट की बात है, उसमें तो रफाल का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट ने जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर में कमाल कर दिया है। कोई भी PL-15 मिसाइल जो है पहुँच नहीं पाई रफाल के नज़दीक। एक किस तरह से पहुँच भी गई, वो मिसाइल फटी भी, लेकिन डैमेज होने के बावजूद भी एयरक्राफ्ट जो है सेफली जो अपने बेस पर उतर आया और रिपेयर वगैरह होने के बाद वो फिर उड़ने के काबिल बन जाएगा कुछ दिनों में जो है। तो कहने का ये सेंस है कि Su-57 जो है कोई बहुत स्ट्रेटजिक एडवांटेज अभी फिलहाल भारत को नहीं हुआ, क्योंकि आप उस लेवल का उतने लोड को उठाने वाला जो है आपका जो है एयरक्राफ्ट आपके पास ऑलरेडी है Su-30 MKI। उस Su-57 में जो है उसके इंटरनल बे में जो है 6 मिसाइल्स आप ले जा सकते हैं, और यदि एक्सटर्नल आपने इस्तेमाल किया तो 12 और मिसाइल वो आप कैरी कर सकते हैं, माने 18 टोटल मिसाइल होंगे। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर आप लगाना चाहेंगे, मिसाइल को लगाएंगे, आपका स्टिल्थ जो है खत्म हो जाता है। इसका मतलब स्टिल्थ के फॉर्म में ये 6 मिसाइल ही कैरी कर सकता है, जो कि आज के जो इंटेंस वारफेयर का सिनेरियो देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा कम लगता है। क्योंकि कई बार जो है आपको एक ही टारगेट पर इंश्योर करने के लिए कि वो टारगेट डिस्ट्रॉय हो ही जाए, आपके रेंज में आ गया है तो आपको एक नहीं 2 मिसाइल फायर करनी पड़ जाती है कभी कभी। तो 6 मिसाइल जो है आपको ले जा रहे हैं, उसमें भी 2 तो आपको होगी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल तो रखनी ही रखनी है। कभी डॉग फाइट हो जाए, हालांकि डॉग फाइट का जमाना अब चला गया, डॉग फाइट नहीं होता, लेकिन कब डॉग फाइट आपको करनी पड़ जाए, वैसा सिचुएशन आ जाए तो 2 तो ऐसी मिसाइल आपको रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल होगी वो आप 4 ही रखेंगे, और यही सिचुएशन जो है आपके F-35 में भी है। और ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है आपका स्टील्थ एयरक्राफ्ट का, क्योंकि उसमें आपको सब चीज जो है इंटरनल बे में रखेंगे तभी वो स्टील्थ होगा, और इंटरनल बे में बॉडी के अंदर में जगह नहीं उतनी। 4 एयरक्राफ्ट किस तरह से 6 मिसाइल किस तरह से आप छुपा के उसमें रख सकते हैं। तो अब F-35 की बात करें तो एक तो उनके पास 6 मिसाइल ही सिर्फ हो सकती है, और प्लस उनका कॉम्बैट रेडियस जो है वो बहुत कम है, 500 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए F-35 भी मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं होगा आपके लिए। 4 मिसाइल आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज के नथिंग, कुछ भी नहीं है। वर्चुअली जो जितना आपका जो पेलोड तेजस कैरी करेगा उतने ही बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या फायदा क्या है उतना एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट लेकर के जो आप जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, आप यू कैन कैरी ओनली 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, तो ये बहुत मुश्किल बंद हुआ है। तो यही चीज़ जो है मैं कह रहा हूँ कि आपको Su-57 के साथ भी इतना महंगा एयरक्राफ्ट होगा, एक नया थोड़ा सा मैंने हो जाएगा Su-30 MKI से थोड़ी सी, हालांकि वैसा ही है लेकिन फिर भी मेंटेनेंस प्रोसीजर्स वगैरह बहुत बदल जाएंगे, जो कि आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो Su-57 फिलहाल मुझे लगता है कि भारत के लिए कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। यदि बाद में जो है यदि ये इसके इंजन बदल जाते हैं और कुछ और चीज़ें जो इसमें जो वांटिंग है भी वो लग जाती हैं फिर, और वाकई में इसके जो परफॉर्मेंस स्टिल जैसी है तो सोचा जा सकता है। बट एट प्रेजेंट जो है मैं कहता हूं कि आपके जो है रफाल जो है 114 लेने का डिसीजन, दैट इज अ मार्वेलस डिसीजन, और दैट टू मेड इन इंडिया। ये भारत के अंदर में इतना बड़ा इकोसिस्टम पैदा करेगा, इतना बड़ा इकोसिस्टम पैदा होगा कि कल को होकर रफाल के और एडवांस वर्सन जो F-5 जो आने वाला है, अभी तो F-4 बनेगा ही है हमारे जो पास जो एयरफोर्स पास जो F-3 है, और F-4 वर्सन जो है ऑलरेडी बनना शुरू हो गया, तो ये F-4 बनेगा, और उसके बाद जो है F-5 वर्सन जो है आएगा। तो भारत के अंदर में जब प्रोडक्शन शुरू होता है F-5 भी बना सकते हैं, दैट विल बी मच मोर एडवांस। तो अभी मुझे लगता है कि जो है ये रशियन ऑफर के साथ भारत को नहीं जाना चाहिए। बट मैंने जैसा बताया कि रसिया जो है एक्सट्रीमली डिस्परेट हो चुका है, क्योंकि रसिया की स्थिति ऐसी है कि उसको एक्सटर्नल बायर्स नहीं मिल रहे हैं अपने Su-57 के लिए। उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और उनके पास उतने पैसे नहीं कि उनके एयरफोर्स बहुत बड़े तादाद में उसको खरीद सके। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो चाह रहे हैं कि भारत में किस तरह से हो करे, इसलिए जो है उनकी टीम यहाँ आई है। हालांकि भारत सरकार को उससे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं किया जा रहा है, मे बी कि कुछ अंदर में बात हो रही हो, बट मेरा अपना ओपिनियन है कि वी शुड नॉट गो फॉर Su-57 एट प्रेजेंट। मेरे हिसाब से अभी भी मैं कहता हूँ कि स्टील्थ इज नॉट समथिंग
जिसके पीछे हमको भागना चाहिए अभी भी। जी हाँ, स्टिल्थ जो है ठीक है, स्टिल्थ होगा, कहीं ना कहीं कुछ काम करता हो तभी है, मैं नहीं कहता 100% बोगस है, बट स्टिल्थ बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कि जो है वो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। जी हाँ, लोअर बैंड के कोई रडार और ग्राउंड बेस रडार होगा जो है VHF बैंड का या UHF बैंड का, वो बड़े आसानी से किसी भी F-35 या इवन F-22 को भी कहें तो डिटेक्ट कर सकता है। जी हाँ, ये मैंने अपने कई बार कवर किया अपने वीडियोज़ में कि बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। भारत ने ऐसा बना भी लिया है, VHF रडार जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बना दिया है और उसको डिप्लॉयमेंट अब शुरू हो रही है टेस्टिंग के बाद जो है। इट इज़ 500 किलोमीटर्स रेंज और उससे डिटेक्ट करके जो है जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट कैन बी पास्ड ऑन टू एनी फायर कंट्रोल रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को, जो कि अपने मिसाइल को गाइड कर सकते हैं उस डायरेक्शन में, डिस्पाइट ऑफ कि उस रडार को वो नहीं दिख रहा है वो एयरक्राफ्ट स्टिल्थ होने के कारण, लेकिन ग्राउंड बेस्ड रडार ने उनको बता दिया है भैया ये है और वहाँ पर है, मारो उसको, तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भारतीय जुगाड़ है, भारतीय जुगाड़ का दुनिया में कोई काट नहीं है, मैं बता दूँ आपको। तो ये कहने का ये है कि स्टिल्थ का बहुत ज़्यादा हाइप है एट प्रेजेंट जो है, वी शुड नॉट मतलब कि जो गो फॉर दैट। रफाल जो है हमारी रिक्वायरमेंट अगले 10-20 सालों के लिए पूरा कर सकता है और हम स्टिल्थ के लिए अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगे हुए हैं, लगेगा अभी 10 साल बनने में, लेकिन बाय दैट टाइम जो है रफाल जो है हमको हमारे लिए जो है हमारा काम हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। सो Su-57 मेरे हिसाब से जो है इट इज़ नॉट ए डिजायरेबल थिंग टू हैव फॉर द IAF एट प्रेजेंट। तो दोस्तों ये कैसा विश्लेषण लगा आपको? मैंने ये विश्लेषण बनाया है Su-57 के बारे में, जो बातें चल रही हैं दुनिया में, भारत में भी, कि रशिया इसको बनाना चाह रहा है भारत में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।